दिलचस्प भी शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं, जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। तो जी वैसे तो लद्दाख में खूब मजे आ रहे थे, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा मजा सजा में कब बदल जाए कुछ नहीं पता। आज था हमारा डे 4 इन लेह लद्दाख, और अगर आप हमारी आखिरी कहानी से रूबरू हैं तो आपको याद ही होगा कि हम अपनी मंजिल से काफ़ी करीब थे। तो जी हमने ये वादा किया था कि आपको जब हम सोमोरिरी लेक दिखाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो जी पहले आप ये चेक करें। शाम सुबह मिलो जरा, चली न जाए घड़ी इस दौर की, उनसे छुपी है जो हमसे रही। चली न जाए घड़ी इस दौर की, उनसे छुपी है जो हमसे रही। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं, शाम में सुबह मिलते नहीं। तो जी अभी की अपडेट है, आज है हमारा डे 4 और कल रात हम पूगा से 7 किलोमीटर पहले एक गांव में रुके थे। मतलब हमें लगा था पूगा में स्टे मिलेगा। इतने सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस डाली हुई यूट्यूब पे कि पूगा जाना चाहिए, और बहुत सारी प्लेसेस ऐसी है जहाँ उन्होंने बोल रखा जाना चाहिए, बट वहाँ पे कोई भी स्टे वगैरह भी एक्टिव नहीं था। तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई ये सारी प्लेसेस मत जाओ। रात को टेम्परेचर -20 डिग्री था। हमारी जो हालत थी हमें ही पता है, मतलब हमने ऑक्सीजन कैंस का यूज़ करना पड़ा, में इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो जो अभी आप मेरे पीछे लेक देख रहे हो, ये फ्रोज़न लेक है और इसका नाम है सोमोरिरी लेक, जिसको देखने के लिए हम बहुत उल्टा रास्ता आए हैं। एंड एक बार रास्ता देखो, पूरा ऑफ रोड है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहीं रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं। ना यहाँ एक बंदा है, ना यहाँ अगर किसी को कुछ हो जाए तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँगा, हमने बाइक्स ली, बट हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कि बाइक्स ना लेके कार ली जाती, क्योंकि बहुत सेफ्टी इश्यूज़ है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ एल्टीट्यूड इतना हाई है कि भाई यहाँ पे नॉर्मल इंसान की भी ना मतलब 2 कदम चलने पे सांस फूल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप आ रहे हो थोड़ा विंटर्स के टाइम, जैसे अभी अप्रैल के आसपास, तो प्लीज़ कार वगैरह से प्रेफर करना। जो जोश में हमारी तरह बाइक मत ले लेना, ये तो बहुत हालत ख़राब होगी। हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, शक्ल हमारी सड़ चुकी है, बता नहीं सकता हूँ। बाकी यहाँ की खूबसूरती आई होप आपको पसंद आई होगी। और अभी चलते हैं यहाँ से आगे, हम देखते हैं, हम अपनी जर्नी को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। देखो पैंगोंग लेक यहाँ से हमें 300 किलोमीटर आसपास पड़ रहा है, क्योंकि हम जो खारदुंगला पास वाला है वो रास्ता भी बाइकर्स के लिए बनता, जिस वजह से हम वहाँ से नहीं जा पाए और हम उल्टी साइड को आए हैं। ये सारी ऐसी प्लेसेस है जो जल्दी से कोई टूरिस्ट विजिट नहीं करता है। तो अब लेट्स सी अगली डेस्टिनेशन हमारी क्या होने वाली है। सोमोरिरी लेक देखने के बाद हमारा रूट मैप में थोड़ा सा चेंज आया। हानले ना जाके हमने प्लान किया सीधा पैंगोंग लेक जाने का। तो जी अगर आप स्टार गेजिंग के बहुत बड़े फैन हैं तो हानले आपको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो सोमोरिरी से पैंगोंग का सफ़र लगभग 300 किलोमीटर था, लेकिन रास्तों में कई सारे ऐसे पासेस हैं जो कि शॉर्टकट का काम करते हैं। दोस्तों किस्मत से एक पास हमें भी खुला मिला,
जिसका नाम था काकसांगला। तो जैसे ही आप लद्दाख में किसी भी पास में जाएं, कुछ मिनट से ज़्यादा ना रुकिए दोस्तों, वरना आपकी जान भी जा सकती है। तो जी काकसांगला पास क्रॉस करते हुए जो हेडेक मुझे फील हुआ था वो शायद मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। रात भर से हम सबको ऑक्सीजन और ज़्यादा हार्ड लगने लगी थी एंड सबको ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं गिरने लगा था। वैसे तो हमने ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की मेडिसिन ली हुई थी, बट स्टिल कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। 5-6 घंटे बाइक चलाने के बाद हम पहुंचे पैंगोंग लेक और इसकी हल्की सी झलक देख के मानो यकीन सा नहीं हुआ। वैसे तो पैंगोंग लेक से बहुत सारे विलेजेस कनेक्टेड है जहाँ पे आप स्टे ले सकते हो, बट हमारा जो स्टे था वो था मैराक विलेज में, जो कि था द ग्रैंड हिमालयाज। ये स्टे हमें 3,500 रुपये पड़ा था फॉर 2 पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो जी ये रेट शायद आपको ऑन सीजन ना मिले। रात गुजारने के बाद हमें पता लगा कि हितेश भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उन्हें रात भर वॉमिटिंग हो रही है और वो भी ब्लड वाली। ये सुन के मानो दिल घबरा गया। 13,000 फीट की ऊंचाई पे हम 4 लोग हेल्पलेस फील कर रहे थे। यहाँ के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। यहाँ पे सारे प्लान्स फीके पड़ चुके थे और लद्दाख घूमने का सपना अधूरा सा लग रहा था। तो जी जैसे ही सुबह हुई हमने रिसेप्शन पे बात की और एक डॉक्टर बुलवाया, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया तो पता लगा कि हितेश भाई का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 70 के आसपास आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और कहीं ना कहीं हम सबको ऑक्सीजन लेवल अबव 80 चल रहा था, जो कि सर्वाइवल के लिए ठीक ही था। पर हितेश भाई की ये हालत देखकर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनको किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से ले सिटी तक लेके जाओ, क्योंकि मेन हॉस्पिटल हमें सीधा ले सिटी में ही मिलने वाला था। तो जी यहाँ से अब हितेश भाई और स्वाति को हमने भेजा ट्रैकर से। बचे हम 2, मैं और आशिता, जो कि निकले बाइक से, क्योंकि ट्रैकर में 4 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। ट्रैकर वाले भैया किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि वो ट्रैकर वाले भैया हर विलेज में रुक के चेकअप करवाते हुए लेके आ रहे थे। तो जी यहाँ से हितेश भाई और मेरा कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पैंगोंग में कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं, चाहे आप पे पोस्ट पेड सिम हो या फिर प्रीपेड। तो जी पूरे लद्दाख में प्रीपेड सिम नहीं चलता है, आपको पोस्ट पेड सिम ही लेना पड़ेगा। और पैंगोंग की साइड कहीं कहीं पे तो पोस्ट पेड भी नहीं चलता है। तो जी वहाँ से हितेश भाई को पहले हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो पता लगा कि इनके लंग्स में पानी भर चुका था और इनका अब ले सिटी में रुकना भी ठीक नहीं था। तो ये इन सब चीज़ों से मैं और आशिता बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे, क्योंकि अब हम हितेश भाई से डायरेक्ट ले में मिलने वाले थे। ट्रैकर के साथ चलना हमारे लिए इसलिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें चांगला पास धूप में क्रॉस करना था, क्योंकि भैया जो चांगला पास है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, और अगर हम लेट हो जाते तो हम ठंड से फंस सकते थे और ट्रैकर को धीरे धीरे ही जाना था। तो जी जैसे ही हमारा कांटेक्ट हुआ हितेश भाई से और हमें पता लगा कि ये सारी सिचुएशन है, तो मानो पैर तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि भैया लंग्स में पानी भरना और ऑक्सीजन लेवल कम होना ये चीज़ें कोई छोटी बात नहीं है। तो जी अगर आप मुझसे पूछो कि क्या सही टाइम है लेह लद्दाख जाने का, तो मैं आपको कहूँगा कि जुलाई और अगस्त के बीच में ही जाना, क्योंकि दोस्तों अप्रैल में तो वहाँ विंटर्स चल रही थी। लेह में एक SNM हॉस्पिटल है जहाँ हितेश भाई को रेफ़र किया था। यहाँ जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने समझाया कि रात भर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए एडमिट करना ज़रूरी है। तो जी डॉक्टर से क्लियर बात करने के बाद पता चला कि नेक्स्ट डे की फ़्लाइट करके हमको लो एल्टीट्यूड में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हितेश भाई की बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। 11 की रात हम चारों हॉस्पिटल में थे। यहाँ प्लान में ये चेंज हुआ कि हम सब ने 12 की यानी कि नेक्स्ट डे की फ़्लाइट्स करवाई और सब ने अपनी लद्दाख ट्रिप को अधूरा छोड़ना सही समझा। वो क्या है ना दोस्तों, अगर जान है तो जहान है। ट्रिप्स दोबारा प्लान कर लेंगे, पैसे दोबारा कमा लेंगे, बट क्या है ना, जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। सो जी इसी के साथ आवर जर्नी इज़ अबाउट टू एंड। हितेश भाई ठीक हो? भाई हितेश भाई की हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, फिलहाल चलते हैं फटाफट से। हैं? के पीछे लड़कियों की टोपी। हितेश भाई ने टोपी भी तब पहनी है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। मिलते हैं। ओके सर, बाय बाय। तो जी इसी के साथ हमारी लेह लद्दाख ट्रिप आधे अधूरे में एंड हो गई। पर कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करा,
क्योंकि शायद अगर वो लोग ना होते तो हम में से किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो सकती थी और यहाँ पे जान जाने की सिचुएशन भी आ चुकी थी। तो जी इसी के साथ हम पहुँचे अपने अपने घर और अपनी लद्दाख ट्रिप को अधूरा छोड़ दिया। तो जी कहते हैं ना, कुछ सपने अधूरे ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये सपना भी अधूरा ही सही, बट इसे जीने का मौका मिला, वही बड़ी बात है। तो जी मिलेंगे आपसे एक नई कहानी को लेकर, एक नए किस्से के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा। बरसों की यादों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा, हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में